आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। चूंकि ये वैश्विक महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति जो है परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन आप सभी योद्धा हैं और योद्धा बार बार परेशानियों में पड़ते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो परेशानियों से निकलने का तरीका एक न एक ढूंढ ही लेते हैं। तो आप लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और मैं समझता होगा कि पढ़ाई में इस समय मन भी कम लग रहा होगा, क्योंकि सारा दिन घर पे बैठे बैठे भी आप बोर हो जा रहे होंगे और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे मित्रों, दोस्तों और भाइयों के द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं, जो आप तक उनके वीडियो पहुंच भी रहे होंगे। हमारे चैनल के थ्रू भी आपसे वीडियो पहुंच रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें, वीडियो आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आपका उत्साहवर्धन भी हो सके और आपको पढ़ाई में मन भी लगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल की, वो कुछ टेक्निकल समस्या के कारण लगातार अपलोड नहीं हो पा रही हैं, पर कोशिश अब ये करेंगे कि लगातार वीडियोज़ आपको दें। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश SI के भी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, उसी से लेकर के कुछ समस्याएं हैं जिसको बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। फिर हम लगातार आप पर बने रहेंगे। और हाँ, आप लोग थोड़ा सहयोग करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, जिस वजह से हम YouTube पर लाइव भी आ सकें, क्योंकि YouTube पे लाइव आने के लिए कुछ मानक होते हैं, उन मानकों को पूरा करना होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और भारतीय संविधान में उसका एक अहम योगदान है और आपकी निजी ज़िंदगी में भी उसका योगदान है। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता की, या नागरिक की, या भारतीय संविधान में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित चीज़ें क्या भारतीय संविधान में दी गई हैं। ध्यान दीजिए, हमने कुछ अनुच्छेद लिख दिए हैं। इसके लिखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पढ़ाते वक्त टाइम टेकिंग या लंबा वीडियो नहीं होगा, जिससे आपको वीडियो देखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए, नागरिकता जो हमारा आज का विषय है वो है भाग 2 और नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में हम कहते हैं सिटीजनशिप, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित है। संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के सभी प्रावधानों को वर्णित किया गया है। पहले तो समझ लीजिए कि नागरिक क्या होता है। नागरिक किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, परंतु नागरिक नागरिक होता है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश का, कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक वह होता है जो अपने देश के संविधान में पूर्ण आस्था रखता है तथा संविधान के द्वारा सभी प्रदत्त अधिकार भी उस नागरिक को मिलते हैं, तथा एक नागरिक के तौर पर अपने देश से दिए हुए सभी अधिकारों का वह क्या करता है, वहन करता है। उसे ही नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में नागरिकता के सभी प्रावधानों को वर्णित किया गया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसे नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत भले ही 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हो, परंतु भारत के किसी भी भूभाग पर आप जाएंगे तो आप केवल और केवल क्या कहलाएंगे? केवल और केवल एक ही नागरिकता आपके पास होगी, और वो है भारतीय की नागरिकता होगी। अपितु इसके विपरीत अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जाते हैं, या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखते हैं, तो वहाँ पर एकल नागरिकता की जगह दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति एक तो उस देश का भी नागरिक होता है और दूसरा देश के साथ साथ वह उस राज्य का भी नागरिक होता है। तो दोहरी नागरिकता का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप 2 देश की नागरिकता रखें।
बल्कि दोहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि एक ही देश में दो जगह की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाए, अर्थात एक उस राज्य की और एक उस देश की, तो यह दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और ऐसा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी हैं। लेकिन एकल नागरिकता जिसकी हम बात कर रहे थे, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है, कनाडा में भी है। कनाडा के संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान में लिया गया है, वह किस देश के संविधान से लिया गया? वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता का वर्णन दिया गया है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में वर्णित है। आपको बता दूं कि भारत में संविधान में नागरिकता को परिभाषित करने के लिए संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया, और वो अधिनियम बनाया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम। वह अधिनियम बनाया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम। और सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया कब? 1955 में, 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। इसके तहत ही नागरिकता के क्या प्रावधान होने चाहिए, कैसे लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, कैसे लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इस विषय में संपूर्ण रूप से प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत व्याख्यायित किया हुआ है। आइए समझते हैं नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेदों को। नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेदों को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि कहता है कि अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। पॉइंट ध्यान दीजिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 की हम बात करते हैं। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारतीय कहलाएगा। यह अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारतीय कहलाएगा। ठीक है, और क्या है, इसमें एक शर्त भी है, वो भारतीय तब कहलाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो, कोई एक जो है वह भारतीय नागरिक हो। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के विषय में नागरिकता। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान से भारत, इंडिया आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत के लिए आए हैं, वो व्यक्ति भारत के नागरिक कैसे होंगे देखते हैं। जैसे इसमें वर्णन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति, इसमें वर्णन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए हों, 1948 के बाद भारत में आ गए हों, ऐसे व्यक्ति को कहां का नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। विभाजन, जब भारत विभाजित हुआ, अब मतलब कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, विभाजन से पहले वो चला गया हो पाकिस्तान, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वह व्यक्ति भारत आ गया हो, तो इस आधार पर वह व्यक्ति भारत का क्या बन सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। लिख रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहां चले गए हैं? भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। कब?
ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च, इसके लिए डेट भी बनाई गई है 1 मार्च 1947, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पहले वो पाकिस्तान में चले गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता या उनके दादा दादी वो कहाँ के हो, उनका मूल भारत का हो, तो ऐसे व्यक्ति भी पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन ऐसे व्यक्ति वापस आने पर भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 7 किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 7 पर, सॉरी माफ कीजिएगा 8 पर। 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। कह रहा है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इस अनुच्छेद 8 में यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हो, अर्थात विदेश में रह रहे हो, ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हो अर्थात विदेश में रह रहे हो, इसमें इस बात का ध्यान रखना हो कि जिस भी देश में रह रहे हो वो देश हमारा शत्रु ना हो, अर्थात विदेशी शत्रु देश ना हो, उस देश की ही बात कर रहे हैं। तो विदेश में रह रहे हो ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो। इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता न होना। कहने का मतलब अनुच्छेद 9 कह रहा है कि यदि आप भारतीय नागरिक हैं, अगर यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अर्थात तब आप भारतीय नागरिक रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इस तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 9 करता है। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना या समाप्ति, अर्थात संसद के पास एक ऐसा पावर है, संसद की भारतीय नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है उसको ये संस्तुति करती है। कौन? भारतीय संसद। और अनुच्छेद 11 के बारे में बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा नियमन किया जाना, अर्थात संसद के पास पावर है कि वो नागरिकता के अधिकारों को लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें नियम कानून बना सकती है, उसमें विनियमन कर सकती है। इस तरीके के प्रावधान अनुच्छेद 11 में दिए गए होंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं और हम चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिकता अधिनियम की, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आपको नागरिकता कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो आपका उत्तर होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय आपको नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय नागरिकता प्रदान करता है? तो उसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। अब हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिकता अधिनियम की। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम की बात कर रहे थे और हमने आपको बताया कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब पारित किया गया? वह 1955 में पारित किया गया। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर जो है कितने प्रकार से नागरिकता, भारतीय नागरिकता कुल कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता कुल कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कुल 5 प्रकार से। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको समझाने में और आसानी होगी। भारतीय नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किस आधार पर? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर। अब ध्यान दीजिए वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो वो प्रकार हैं, पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है आपका पंजीकरण के द्वारा,
पंजीकरण द्वारा। जो चौथा है वो है प्राकृतिक रूप से। इसको आप देशीकरण से भी कह सकते हो। और जो पांचवा है वो है भूमि के अर्जन के द्वारा। भूमि के अर्जन के द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता भारतीय प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, अर्थात 26 जनवरी, जन्म से का मतलब है अर्थात 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति क्या माना जाएगा? जन्म से वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? भारतीय माना जाएगा। इस जन्म से अधिकार की बात करते हैं जिस दिन संविधान बना। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश का मतलब होता है आपके पूर्वजों के आधार पर। आप वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता को, वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके माता पिता या दादा दादी कभी वो क्या हो? अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हो या इससे पूर्व भारत में उनका जन्म हुआ हो। वंश के आधार पर वह भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो है वंश के आधार पर नागरिकता में से आपके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय अवश्य होना चाहिए। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन विधि के द्वारा। पंजीकरण का द्वारा है कि आप आवेदन करके, भारत में आप आवेदन करके क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं भारत की नागरिकता। लेकिन आपको एक बात यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी विदेशी शत्रु देश के, किसी विदेशी शत्रु देश के नागरिक न हो, तभी आप पंजीकरण के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक सिस्टम है कि कम से कम भारत में 12 माह तक आपको निवास करना माफ कीजिएगा, कम से कम भारत में आपको कितने साल? 7 वर्ष तक कम से कम भारत में आपको निवास करना पड़ेगा। चौथा है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के रूप से। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के रूप में हो सकता है बहुत प्रकार से। जैसे प्राकृतिक रूप से आप आवेदन कर सकते हैं भारत सरकार से यदि आपके माता पिता में से कोई भारतीय एक रहा हो, या आप वैवाहिक संबंध स्थापित करके, या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का नियम या अधिनियम बना करके। जैसे अभी आपको पता है कि एक अधिनियम आया गया था जिसको बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल, कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत 6 धर्म के लोग, जैसे मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, इन धर्मों को जो है सीए के तहत क्या कर दिया गया था? अंदर कर दिया गया था। तो उसका सिस्टम जो है वो कौन सा है? प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के रूप से। और जो पांचवा है वो है भूमि के अर्जन के द्वारा। अर्थात भारत मान लीजिए कि किसी क्षेत्र पर, किसी विदेशी राज्य पर हमला करके उस क्षेत्र को अपने में मिला ले, या उसको वो लीज के रूप में या उपहार के रूप में मिले और भारत में वो राज्य क्षेत्र शामिल हो जाए, तो वह भूमि का अर्जन सरकार करेगी। तो वहां के निवासियों को भारत सरकार वहां भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। एग्जाम्पल के लिए आप पौंडीचेरी भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए पौंडीचेरी या सिक्किम भी कह सकते हैं। तो भूमि के अर्जन के द्वारा इस 5 प्रकार से आप नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते गए और समय समय पर संशोधन हुए हैं। जो संशोधन हुए हैं मैं उनके बारे में अगर चर्चा कर दूं कि भारतीय नागरिकता में अभी तक संशोधन हुए, तो देखिए सबसे पहले 1955 में बनाया गया। 1955 के बाद 1957 में इसे संशोधन किया गया। 57 के बाद 1985 में संशोधन हुआ। 85 के बाद महत्वपूर्ण संशोधन हम बता रहे हैं 1992 में संशोधन हुआ। 2003 में संशोधन हुआ। 2005 में संशोधन हुआ।
2015 में संशोधन किया गया और फिर अभी ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 में जो लाया गया इस आधार पर। इसके अलावा भी कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण संशोधन जो कि हुए हैं वो हम आपको इसमें बता दिए हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको और बताते हैं नागरिकता से जुड़ी हुई। देखिए, भारतीय नागरिकता को ये तो हुए प्राप्त करने के तरीके, इन 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से छोड़ा भी जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से छोड़ा भी जा सकता है। भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से छोड़ा जा सकता है? 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार समझ लेते हैं। पहला है परित्याग करके, दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा है वंचित किया जाना। इन 3 आधार पर भारतीय नागरिकता को छोड़ा भी जा सकता है। परित्याग का कहने का मतलब, परित्याग करके कहने का मतलब है कि छोड़ देना स्वेच्छा से। यदि इसके लिए कंडीशन है, मान लीजिए कि कोई नागरिक है भारत का और वो, एक बात इसके लिए शर्त है कि भारत में आपातकाल लगा हो या युद्ध हो रहा हो, युद्ध का समय चल रहा हो और उस समय केंद्र सरकार युद्ध में बिजी हो और उस दौरान कोई व्यक्ति घोषणा करके अपनी नागरिकता को छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं? परित्याग करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यदि उसने परित्याग विधि के द्वारा अपनी नागरिकता को छोड़ दिया है तो उसके समस्त जो भी नाबालिग बच्चे हैं वो भी भारत के व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। हाँ, इसके लिए कंडीशन है कि यदि वो नाबालिग बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो वह भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है, ये परित्याग विधि द्वारा। दूसरा है बर्खास्त करके। बर्खास्त करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं और आपने स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली, किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम बर्खास्तगी कहते हैं। और तीसरा है वंचित करके। वंचित करने के लिए बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि आप अवैध प्रवासी हो, आप अवैध प्रवासी हो, गलत रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हो, या आप जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, या आप देश विरोधी घटनाओं में शामिल हो, या आप बैंकरप्ट हो गए हो, इस प्रकार की चीजें होंगी तो सरकार आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर देती है। तो इस 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता को क्या किया जा सकता है? समाप्त भी किया जा सकता है, या छोड़ा भी या लिया भी जा सकता है। इसके अलावा हम और बात करते हैं, कि कुछ कार्ड हैं, जैसे मान लीजिए कि पीआईओ कार्ड हैं, कुछ कार्ड हैं, कार्ड धारक भी होते हैं, जैसे पीआईओ कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कार्ड की बात करते हैं। और पीआईओ कार्ड भारत में आया 2002 में। कब लॉन्च किया गया? 2002 में। ठीक है, एक कार्ड ये हो गया। एक कार्ड होता है ओसीआई कार्ड। इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओसीआई कार्ड है और यह भारत में लॉन्च किया गया 2005 में। ठीक है, पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन कार्ड, ओरिजिन कार्ड का मतलब भारतवंशी कार्ड। ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज में कोई न व्यक्ति या माता पिता या दादा दादी कभी भारत का हिस्सा रहे हो, परंतु वर्तमान में वह विदेशी नागरिक हो, उसे पीआईओ कार्ड कहते हैं। अर्थात विदेशी पासपोर्ट को धारण करता हो, उस व्यक्ति को भारत में रहने के लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है? पीआईओ कार्ड।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सीमा पारीय नागरिकता, ऐसा व्यक्ति जो पहले भारत के किसी अंग क्षेत्र में रहा हो, भारत के किसी अंग क्षेत्र में रहा हो परंतु वह विदेश में निवास करता है, ओवरसीज सिटीजन या सीमा पारी नागरिकता का कार्ड होता है। ये दो प्रकार के कार्ड रहते हैं। इन प्रकार के कार्डों को मिलने कर भी आप भारत में निवास करते हैं। लेकिन 2015 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, अभी हमने आपको बताया 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ और पीआईओ और ओसीआई इन दोनों को क्या कर दिया गया है, पीआईओ और ओसीआई इन दोनों कार्डों को क्या कर दिया गया है, अब एक कर दिया गया है। कब से? 2015 से इन्हें एक कार्ड कर दिया गया है, पीआईओ और ओसीआई कार्डों को मिला करके, और अब ये जो है वो ओसीआई के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीआईओ और ओसीआई को 2015 से एक कर दिया गया है, 2015 से एक कर दिया गया है और अब इसे ओसीआई कार्ड के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आप और समझ लीजिए, जैसे जो भारतीय नागरिक होगा, जो भारतीय नागरिक है उसको भारत का नागरिक होने के लिए विदेशियों से क्या ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। तो जैसे देखिए आर्टिकल 15, यहां पर मैं लिख देता हूं आर्टिकल्स की, उन्हें कौन कौन से आर्टिकल मिलेंगे। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, लोक सेवाओं में नौकरी जो है उसके लिए अधिकार, और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग भेदभाव के स्थान के आधार पर समानता का अधिकार जो दिया गया है। इन प्रकार के ये जो अनुच्छेद हैं वो केवल और केवल किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए ही अनुच्छेद है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा वह देश का राष्ट्रपति का चुनाव, देश का राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको आप महान्यायवादी कह सकते हो, या एडवोकेट जनरल, ये राज्यों में होता है एडवोकेट जनरल, या एडवोकेट जनरल के बाद आप कह सकते हो राज्यों का राज्यपाल। ये पद धारण करने का अधिकारी होगा जो भारतीय नागरिक होगा, इस प्रकार के पद को धारण करने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे तो वह भारत का मतदाता होगा, अर्थात लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्मीदवार भी बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है और इसके साथ ही साथ इसी चुनाव में, इन्हीं चुनाव में मतदाता भी बन सकता है। इन्हीं चुनाव में मतदाता भी बन सकता है। ये सब जो है एक भारतीय नागरिक को ही उसके नागरिक होने पर प्राप्त अधिकार हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं हमने बड़े आसान शब्दों में और छोटे शब्दों में आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और मित्रों को बताना बिल्कुल न भूलें। आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।